हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होगी और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। हरी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एम लक्ष्मीकांत को करते हुए चैप्टर 8 जो है दैट इज डीपीएसपी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। 3 क्लास लगी हैं, लेकिन डीपीएसपी हम लोग ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम लोग उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है एम लक्ष्मीकांत का दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 थी। ठीक है, ये हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में आता है तुम्हारा क्या, आता है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आता है। और अब कैसे कैसे आएगा वो मैं आर्टिकल मैं आपको समझाता हूं पहले, उसके बाद में फिर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टोरी, जो स्टोरी इसमें दे रखी है किताब में, वो स्टोरी पहले आप समझिए, फिर आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है और कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 51 तक जो है डीपीएसपी कंप्लीट हो गई है और आर्टिकल नंबर 52 के से कुछ और है। ठीक है, 52 से कुछ और है। आर्टिकल नंबर 52 में डीपीएसपी वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी उसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A। ठीक है, हमेशा अब अच्छा एक बात और समझो, हम इसकी स्टोरी में चल रहे हैं, उसके बाद में आपको चीजें समझाएंगे। 51A इसका मतलब क्या है, ए जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान में ये आर्टिकल नहीं था। या कह सकते हैं अगर इसका पार्ट की बात करें, अगर इसकी पार्ट की बात करें, भाग की बात करें, तो ये कौन सा था, डीपीएसपी किसमें था, भाग 4 में था, है ना, भाग 4 में था। और ये भाग कौन सा है, 4A। अच्छा, ए जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है कि ये मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नहीं थी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि जब हमारा संविधान बना उसी समय हम लोग आजाद हुए थे। तो जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि आजाद जब हम लोग हुए तो हम लोग के पास इतनी रिसोर्स नहीं थी, इतने एबल नहीं थे हम लोग बहुत गरीब भी हो चुके थे, हम लोग के पास कोई नॉलेज भी नहीं थी, हम लोग के प्रशासनिक सेवा भाव नहीं था, ना हम लोग को इतना मालूम था कि कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे प्रशासन करना है। तो दैनिक स्थिति हम लोग की बहुत खराब थी। उस समय हम लोग ने फंडामेंटल राइट तो दे दिया, हम लोग ने राइट तो दिया, अधिकार तो दिया कि भाई अधिकार के बिना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अधिकार बहुत जरूरी था। लेकिन उस समय जो है ड्यूटी देना जो है उचित नहीं समझा गया, क्योंकि अगर उस समय ड्यूटी देते, भाई क्या है ना, सिंपल सी बात है, लोगों के अंदर ड्यूटी क्यों नहीं दी गई उस समय, क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको लगा कि अभी हमारे पास चूंकि उतना हम लोग सक्षम नहीं है ड्यूटी सब करने के लिए, है ना। अगर हम ड्यूटी दे देंगे, भाई अभी पहली बात तो यही नहीं मालूम है कि पेट में खाने के लिए जो है आज शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, या हम लोग कैसे अपना काम करेंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, ये सारी चीज ही नहीं मालूम था। उस समय ड्यूटी कराने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं, इसी वजह से जो है उस समय ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी नहीं डाली गई इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बाद में क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े उसके बाद में देखा गया कि हाँ उसकी नेसेसिटी, अब कैसे फंडामेंटल ड्यूटी आई वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार के है कि अगर हम बात करें कि जो जापान की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जापान की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी को, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जापान जो था बहुत छोटा सा देश, जापान छोटू सा था देश, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट इस देश के अंदर, खासकर इस देश के अंदर, जर्मनी के अंदर देशभक्ति की भावना जबरदस्त। ठीक है, अपने देश के लिए ये जो इनके नागरिक हैं, इनके नागरिक के अंदर अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए, अपने देश के फेवर के लिए कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ठीक, बहुत छुटकू सा देश,
लेकिन क्या हुआ, इसकी जो है इसका वार होता है सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है, इसका वार होता है। और वार में जो है आखिरकार, मतलब इसने बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन आखिरकार जो है आखिर में यूएसए ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिराया, और बम गिराने के बाद में जो है ये बर्बाद हो गए। इन्होंने सरेंडर किया, जापान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद में इतना बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये इतने जबरदस्त लोग थे कि ये फिर धीरे धीरे ये लोग, क्या हुआ, ये करीब 45 की घटना है, ठीक है, 45 की घटना है। अब 45 के बाद में ये क्या हुआ, इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने आप को संभाला है, ठीक है, इनके नागरिकों ने क्या किया है, अपने आप को संभाला है और अपना कर्तव्य जो है बहुत अच्छे से पालन किया है, बहुत अच्छे से पालन। अच्छा, हुआ क्या है, कर्तव्य को पालन कैसे किया है, हुआ क्या है, इन्होंने बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद में क्या हुआ कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी किसके पास थी, यूएसए के पास थी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तब आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि कहानी कैसे हुई है, अपने देश में कैसे आया, ठीक है। जापान में ये बर्बाद हो गया। उसके जापान की कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की जिम्मेदारी किसके पास थी, यूएसए के पास थी। अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने पहले दिन को बर्बाद किया। अब जाहिर सी बात है कि अब यूएसए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ताकि जापान कभी भी हमसे ऊपर ना जा पाए, है ना, हमसे ऊपर जो है कभी ऐसी हरकत ना कर पाए। छुटकू सा देश है, ये कभी उठ ना पाए, ये कभी हमको जो है आंखें तिरेक के ना दिखा पाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाएंगे और कुछ ऐसी चीजें इसमें रखेंगे ताकि ये लोग जो है उभर ना पाए, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की चीज जो है ऐड कर दी, और इन्होंने ऐसी ड्यूटीज उसमें डाल दिया कि जैसे कि आप अपनी सेना जो है बहुत बड़ी सेना नहीं बना सकते हो, आप जो है बहुत ऐसे वेपन्स जो हैं वो आप नहीं रख सकते हो, आप ये इकट्ठा नहीं कर सकते हो, आप जो है गोला बारूद नहीं बना सकते हो, मतलब एक लार्ज लेवल पर, मतलब उनके ऐसी ड्यूटीज इसमें डाल दिया ताकि जो है ये उभर ना पाए, ठीक है। अब आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जापान को मिला, जापान ने उस फंडामेंटल ड्यूटीज को इतने पॉजिटिव वे में लिया। आप देखिए, उसको नेगेटिव में नहीं लिया। हम लोग क्या है, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, हर चीज में नेगेटिव देखते हैं। जापान ने क्या किया, उसी चीज को नेगेटिव फॉर्म में नहीं ना लेके पॉजिटिव फॉर्म में लिया, और पॉजिटिव फॉर्म में इतनी जबरदस्त तरीके से लिया। इन्होंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमारे पास रिसोर्स है, मैं रिसोर्स को जो है अपनी पॉजिटिव वे में यूज करूंगा और सारी की सारी रिसोर्स को जो है डेवलपमेंट में लगाऊंगा, अपने स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अपनी टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा, ताकि हम लोग जो है दुनिया में सबसे नंबर 1 पर बन जाए। और इन्होंने यही काम किया। इन्होंने क्या है, इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी पूरी रिसोर्स लगाई ताकि अपनी रिसोर्स जो है को अपनी टेक्नोलॉजी में, आप देखिए जापान आज कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी में जो है आप बिल्कुल परिपक्व है, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब क्या हुआ, ये 45 से देखा जाए करीब 75 1975 तक जो है ये सारी चीजें जापान जो है बहुत अच्छे लेवल पर जो है डेवलप हो चुका था। अब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ की जो उस समय के नेता थे, पार्टी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जो है बहुत अच्छे से इसको मॉनिटर कर रही थी कि जापान को, आप देखिए, जापान को इतनी बुरी तरीके से हार मिली, जापान ने सरेंडर किया, है ना, और फिर भी जापान ने अपने आप को कैसे संभाला, और इतने बावजूद, इतनी रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज इसको देने के बावजूद भी इसने अपने आप को इतनी जबरदस्त तरीके से संभाला है और कहां से कहां पहुंच गया है। तो इसको इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में लिया और उन्होंने सोचा कि कोई भी देश को जो है डेवलप करने के लिए अनुशासन की जरूरत जो है बहुत जरूरी होती है। अगर आप किसी देश को जो है आप डेवलप करना चाहते हो तो वहां के नागरिक जो है उनको जो है एक बहुत बढ़िया अनुशासन होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, देश को छोड़ को मैं एक परिवार का लेता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लाइव एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझ पाओगे। एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, ठीक है, तो 2 परिवार है बेसिकली, एक ए है और एक ये बी परिवार है, ठीक है। अब क्या हुआ
इसको नेगेटिव सेंस में ना लेना, एक पॉजिटिव वे में लेना और समझना, ठीक है। अब एक परिवार है, इसमें पिताजी हैं, ठीक है, या पिताजी हैं या ग्रैंडफादर मान लो ले लो, ठीक है, ग्रैंडफादर है, उसके बाद में क्या है, फादर है, उसके बाद में फादर के जो है मान लो 2 पुत्र हैं, 2 इनके सन है, एक डॉटर है, और ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, ये इनकी फैमिली है, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक फादर, एक ये भी इनका भी फैमिली है, इनका भी सेम है, ग्रैंडफादर है, ये फादर एंड मदर है, इनके भी क्या है, 3 बच्चे हैं, 2 सन है, एक डॉटर है, क्लियर है। अब देखो क्या है, परिवार नंबर ए, इसमें जो ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर के मुखिया, ये बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जैसा देश का राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की तरह इनका काम है, ये काम कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन सारे जो डिसीजन सब इन्हीं के बिहाफ पर जो है पिताजी और माताजी जो है लेती हैं। मतलब पूरा का पूरा शासन जो है यही से चलता है। ग्रैंडफादर जो है, ग्रैंडफादर की जो है मतलब जो भी पिताजी और माताजी जो भी काम करती हैं, वो सारा काम जो है ग्रैंडफादर से अनुमति लेने के बाद ही सारी चीजें होती है, क्लियर है। अब क्या हुआ, जब पिताजी ने क्या हुआ, ग्रैंडफादर से अनुमति लिया, तो पिताजी क्या करेंगे, वही सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ढंग से अपने घर में करेंगे, सारा अनुशासन। अब क्या हुआ, जो डिसीजन मान लो घर बनवाना है, पिताजी को घर बनवाना है, पहली मंजिल बनी थी, दूसरी मंजिल बनवाना है, तो अब पिताजी और माताजी ने क्या किया, ग्रैंडफादर के जो पिताजी थे उनसे जो है सलाह लिया कि साहब पिताजी घर बनवाना है, सेकंड दूसरी मंजिल बनवाना है, तो कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अब देखिए वो अपने अनुभव के हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को मतलब इनको जो है गाइड किया, ठीक है, इनको गाइड किया, और गाइड करने के बाद में ये आपस में जो है आपस में सलाह मशवरा करेंगे, और मशवरा करने के बाद में इन्होंने क्या किया, ऊपर की दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल घर बनवा दिया, क्लियर है, पूरा तरीके से काम हुआ। अब क्या हुआ, अब ये वाली फैमिली खत्म, मान लो ये वाली खत्म हो गई, अब आया इनके ऊपर सन 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 और डॉटर। अब ये बच्चे इनके बड़े हुए, बच्चे भी क्या हुआ, उनकी भी फैमिली हुई, फैमिली उनके होने के बाद में अब जैसे जैसे उनके घर में होते आ रहा था उसी प्रकार से अब मान लो सन जो है, सन को कोई काम करना है, मान लो इस सन को जो है कोई बिजनेस खोलना है। अब ये क्या करेगा, जिस तरीके से क्या प्रथा चली आ रही थी, ये क्या करेंगे, ये अपने पिताजी से क्या करेंगे, तुरंत सलाह मशवरा करेंगे, पिताजी मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस या मैं कोई और बिजनेस जो है करना चाहता हूँ, तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं, आपकी क्या राय है, आप क्या इसमें मदद कर रहे हैं, मतलब सारी चीजें जो है डिस्कस। मतलब क्या होगा, अब पिताजी अपने अनुभव के हिसाब से और अपने पिताजी के अनुभव के हिसाब से ये सारी चीजें इनको गाइडेंस देंगे, और गाइडेंस जब देंगे, अब पुत्र का भी गाइडेंस अच्छा सा होगा, इनकी भी अपनी कुछ नॉलेज होगी, तो क्या होगा, 99% तो नहीं कह सकते, तो 90% चांस बिल्कुल यही है कि ये लड़का क्या होगा, ये सक्सेस होगा, बिजनेस में क्या होगा, ये सक्सेस होगा। क्यों, क्योंकि पूरा चेन चली आ रही है और बहुत अच्छे से मतलब जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें हो रही हैं, तो 90% चांसेस है कि ये बंदा सफल ही होगा, क्लियर है। पहली फैमिली समझ में आए। दूसरी फैमिली में क्या होगा कि जैसे ये फादर मदर है, ये इनके ग्रैंडफादर है और ये इनके बच्चे हैं। अब होता क्या है कि ये इनके जो पिताजी हैं, ये फादर मदर है, ये फादर मदर पता चला कि ये अपने ही पिताजी के जो है अवहेलना करते हैं, उनको जो है उनसे सही से बात नहीं करते हैं, उनके जो है इज्जत नहीं करते हैं और उनको गाली गलौज बहुत सारी चीजें मतलब जो है सब करते हैं। तो क्या है, ये सारा कृत्य जो है इनके बच्चे भी देख रहे हैं, मतलब कोई भी बात जो है उनकी मानना तो दूर, उनको जो है बल्कि उनको अपनी खुद ही समझा रहे हैं उनको, ठीक है। और कोई भी प्रकार का अनुशासन नहीं है, ठीक। और ये सारा अनुशासनहीनता जो है ये सारे के सारे बच्चे इनके देख रहे हैं, और बच्चे जब देखेंगे तो क्या होगा, आने वाले समय में ये बच्चे भी इनकी एक भी बात नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल पूरा तय है, ठीक है। अब सेम चीज ये है, मान लो ये बच्चा कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, तो क्या उम्मीद आप करते हो कि ये बच्चा अपने पिताजी से पूछेगा, या ये बच्ची अपने पिताजी से कुछ पूछेगा कुछ करने से पहले?
कभी नहीं पूछेगा। और जब कभी नहीं पूछेगा तो ये पूरी की पूरी 110% जो है उम्मीद ये है कि ये बंदा कोई जरूरी नहीं कि सफल हो जाए, इसके फेल होने के चांसेस और इसके और भी बहुत सारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके पास होने के चांसेस, इसको सक्सेस होने के चांसेस कम है और फेल होने के चांसेस ज्यादा है। और कोई भी चीज इसके यहाँ अनुशासन से नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ओवरऑल डेवलपमेंट इनके यहाँ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं कि देश में भी क्या हुआ कि देश में इंदिरा जी ने सोचा कि देश को अगर बढ़ाना है तो अब बहुत सारा समय हो गया, हम लोग 47 में आजाद हो गए थे और आज 75 चल रहा है, 1975 आ गया है। तो क्यों ना ऐसा काम करते हैं कि हम अपने देशवासियों को जो है एक कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दिया जाए। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से तुरंत जो है एक कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या बनाया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। आपके जितने भी जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम हैं, एसएससी, रेलवे, जितने भी स्टेट एग्जाम है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी के द्वारा जो है ये लाया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन्होंने बनाया और तुरंत सरदार सिंह कमेटी को आदेश दिया क्या कि आप तुरंत जाके एक आप ये देखिए कि हमारे देश में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को लगाया जा सकता है, क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। मतलब एक कमेटी बना के इनको पूरी जांच करने के लिए तुरंत आदेश दिया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तुरंत जो है इसको जो है पूरा मुआयना किया, पूरी जांच करी और जांच के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट पेश करने के बाद में इन्होंने बताया कि साहब जो है हमारे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से जितना हम लोग डेवलप कर पाए हैं, उस आधार पर हम लोग जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटी जो है हम लोग 8 फंडामेंटल ड्यूटीज लगा सकते हैं और 8 फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग अप्लाई कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना के पेश किया और बताया क्या इसमें बताया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी जो है आप लगा सकते हो, कौन कौन सी हैं वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन किया उसमें। क्लियर है। और भी बहुत सारी जो इसमें 8 ड्यूटीज केवल इसमें थी। ठीक है, अब हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी क्या करी, इंदिरा गांधी जी ने इसमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज में इन्होंने देखा कि साहब की ठीक है, हाँ अच्छी है 8 ड्यूटीज, लेकिन इसमें कुछ ड्यूटीज जो है उनको समझ में नहीं आई और नहीं आई तो उन्होंने उसको हटा दिया। ठीक है, और हटाने के बाद में कुछ अपनी भी जोड़ दी, तो इन्होंने टोटल 2 और जोड़ने के बाद में इसको पूरी की पूरी 10 फंडामेंटल ड्यूटी के लिए अनुमति दे दिया। मतलब फिर क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर 8 फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट करी गई, जिसमें कि कुछ ड्यूटीज जो है इन्होंने हटा दिया और कुछ ड्यूटी जो है एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कौन सी हटाई, आप एक बात समझ लो, कौन सी हटाई है ना, और हटाना जरूरी भी था। क्या था इसमें, ये एक ड्यूटी थी जो इसमें सजेस्ट करी गई थी कि इसके लिए जो है ये जस्टिसेबल फॉर्म में बना दो। जस्टिसेबल मतलब जो है इसके लिए एक दंड प्रक्रिया भी कर दो कि अगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज को पालन नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो ये चीज इन्होंने हटा दिया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर भाई देखो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, एक मतलब जो है कर्तव्य हो जाएगा। आज तक जो है हम लोग कोई कर्तव्य पालन कर नहीं रहे थे, है ना, और एकदम से आज लागू करेंगे और कल ही से उसको जो है उसको कहेंगे क्या कि जो है अगर नहीं इसको पालन करोगे तुरंत आपको जेल भेज देंगे या दंड देंगे, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग की आदत बिगड़ी हुई है, लोगों की आदत बिगड़ी हुई है, उनको ट्रैक पर आने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, आगे समय जब आएगा तो देखा जाएगा, उसको अगर बनाना होगा तो फिर देखा जाएगा, आगे उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दिया। तो टोटल जब सरदार सिंह कमेटी के द्वारा सजेस्ट करने के बाद में जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी जोड़ी गई है, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक और बात बोली क्या कि फंडामेंटल राइट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इस और इंपॉर्टेंट भी है, और देशवासी, हमारे देशवासी जो है ये तभी मानेंगे जब तक
उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं डालोगे, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डालोगे तो जाके ये क्या होगा, मतलब हमारी जनता जो है ये समझेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में है ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका पालन भी होगा। तो तुरंत उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है एक आर्टिकल 51A जो है डाला गया इसमें, और पार्ट 4A में जो है इसको तुरंत डाला गया। समझ में आया? तो पार्ट 4A इसमें जोड़ा गया, इसमें 51 आर्टिकल, केवल एक आर्टिकल है, और इसमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। क्लियर है? समझ में आया इतनी बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये सारी चीजें इसमें कहानी दे रखी है, ठीक है, वो कहानी जो है जितनी मैंने बताई आपको सारी की सारी ऐसी कहानी इसमें दे रखी है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में। ठीक है, अब जो है देखते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो एक एक को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या? नंबर 1, पहली ड्यूटी कौन सी है? आप लोग लिख लो, ठीक है, लिख लो पेन से और समझ लो। ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, इस पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमारे जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडियन को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसमें बताई गई बातें को बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, और हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान कैसे? जैसे आप नेशनल एंथम हो रहा है तो आप बैठे नहीं रहो, तुरंत आप खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड जो है आप जो है बिल्कुल खड़े हो जाओ और बिल्कुल सावधान होके, ठीक है, और ताकि उसके लिए सम्मान आप दे सको। जैसे आपने देखा होगा जो सिनेमा घर है, सिनेमा घर में आप जब जाओ, मूवी थिएटर में जाओ, तो क्या होता है कि जैसे मतलब आप जाओ, पिक्चर स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? नेशनल एंथम बजता है। ठीक है, तो आप जो है वहां पर खड़े होते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? यही आपकी ड्यूटी है कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं। भाई नेशनल फ्लैग है हमारा, ठीक है, उसका सम्मान करें। यही सारी चीजें हैं। नंबर 2, टू cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for the freedom. नंबर 2, 2 नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो बताती है कि हमारे जो नेशनल जो स्ट्रगलर है, नेशनल स्ट्रगलर मतलब जो फ्रीडम फाइट किए हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट करना, उसको फॉलो करना। अब देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि किसके आइडियाज को फॉलो करना। ठीक है, कंट्रोवर्शियल भी नहीं कहेंगे आप, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत प्रकार के थे, है ना, लिबरल किस्म के थे, है ना, कुछ मतलब जो है समाजवादी टाइप के थे, है ना, कुछ वैसे थे गांधीयन वाले थे, है ना, जैसे गांधी जी थे तो सत्य और अहिंसा के बारे में बात करते थे, है ना, कुछ भगत सिंह जैसे लोग थे, ठीक है, उग्रवादी थे, है ना, अगर काम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो फिर गोली से भी समझा सकते हैं, है ना, तो ऐसे भी थे। तो कौन सी चीजें को फॉलो करना है, ये सारी चीजें उसमें नहीं बताई गई हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी फ्रीडम फाइटर आपको समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, जो आपके रोल मॉडल हो, उनको फॉलो करो। ठीक, ये सारी चीजें आपने सेकंड पॉइंट में दे रखा है। तीसरे नंबर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो है जितनी भी सॉवरेनिटी माने संप्रभुता जो है आपके देश की, जो है एकता और अखंडता जो है उसको बनाए रखना। ठीक है, हमारा देश जो है सॉवरेनिटी जो संप्रभुता है, वो सारी चीजें आपका कर्तव्य बनता है कि उसको बनाए रखें। किसी भी प्रकार की ऐसा कोई कृत्य ना करें, या कोई ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको रोकें, ताकि जो है हमारी एकता और अखंडता जो है, भाईचारा जो है वो खत्म ना हो पाए। समझ में आया? ठीक है, आपस में जो है एक दूसरे के हिल मिल के सारे के सारे रिलीजन जो है एक साथ मिलके काम करें। चौथा नंबर, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन द डू सो। हमारे देश में, देश हमारा इतना बड़ा है, ठीक है, और आदमी कहता है, आदमी जैसे कहता है ना कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, मैं समझता हूं क्या
कि आप अगर देश के लिए कुछ भी कर रहे हो, दैट इज रियल सर्विस। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है आप नेशनल उसमें आप आर्मी में चले गए, एयरफोर्स में चले गए, नेवी में, वो भी सेवा है। और आप जैसे आप कोई और भी सेक्टर में है, बहुत लोग जो है मान लो गरीबों के लिए काम करते हैं, एनजीओ खोल के अपना काम कर रहे हैं, वो भी सेवा है। ठीक है, आप जैसे कोविड हुआ है ना, कोविड हुआ, अभी देखो इतने हेल्थ वर्कर जो थे, हेल्थ वर्कर ने पूरे जान जोखिम डाल के सारी चीजें करी। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने क्या है आगे आके सारी चीजें अपने कंधों पर उठा के जो है सारी चीजें करी। मैंने देखा है बहुत से ऐसे आपने भी देखा होगा टीवी में कि ऐसे लोग थे जो एम्बुलेंस चलाते थे पूरे कोविड काल में जो है उन्होंने बहुत अच्छे से। तो क्या ये देश सेवा नहीं है? तो आप देश सेवा के लिए आप क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए? कोई मुसीबत आती है, आपदा आ जाती है, तो वहां पर जो है आप जो है अपना जो है पार्ट सबमिट करें और जो है देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है और देश आपकी डिमांड करता है तो आप बिल्कुल कभी पीछे ना हटें, यही आपके जो है कर्तव्य बनता है और ये आपको करना है। ठीक है, जैसे एनसीसी वाले, एनएसएस वाले, तो क्या है ये लोग, इनको क्या है, ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि क्या है कभी भी कोई ऐसा मान लो कोई वार हो गया, नेबरिंग कंट्री में कोई वार हो गया, पूरी हमारी सेना जो है उसमें व्यस्त है। अब क्या हुआ, मान लो सेना की कमी हुई या कोई चीज की कमी हुई, तो तुरंत एनसीसी वालों को जो है बोला जाएगा क्या, आप आइए और आके जो है आप देश में सेवा करिए। तो तुरंत आप जो है आपको हटना नहीं है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है देश की सेवा करें वहां पर। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। ये आपका फंडामेंटल राइट में भी ये चीज एक्सेप्शन में बताया गया है आर्टिकल नंबर 23 में कि मार्शल आप जो है कोई ऐसी कंडीशन जो है आ जाती है तो आप वहां पर मना नहीं कर सकते हो और उसके लिए आप जो है पेमेंट भी आपको नहीं मिलेगी, तब भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, regional, sectional diversity and the renounced practice derogatory of the dignity of women। बहुत बड़ा पॉइंट है, आराम से संक्षेप में समझिए। हमारे देश की डिग्निटी, अखंडता, ठीक है, भाईचारा, ये सब बनाए रखने के लिए आपको जो है काम करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ, हमारा देश जो है विविधताओं वाला देश है। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन है, तो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग समूह, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन इस सब चीज को हटाते हुए आपको जो है एक होके जो है इंडियन एज अ होल होके आपको जो है आगे बढ़ना है। सबके भाईचारा जो है बनाए रखना है और इसमें यह भी देखना है कि किसी भी महिला की जो है डिग्निटी पर जो है हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिग्निटी पर हार्म होता है तो क्या है, ये आपको जो है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप डिग्निटी पर हार्म नहीं होना चाहिए। और देखिए डिग्निटी पर हार्म अगर होगा तो क्या होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को पालन करने के लिए कोर्ट जो है, कोर्ट भी है और संसद जो है वो कानून बना सकती है। जैसे 3 तलाक, सबरीमाला, ये सारे जो है कानून बना के उसमें महिला के डिग्निटी को जो है स्थापित किया गया है। उसको स्थापित इसी कानून बना के जो है किया जा सकता है अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करो। ठीक है, नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारी हेरिटेज है, हमारे मॉन्यूमेंट्स है, उनकी रक्षा करना है ना, उनकी कोई अवहेलना न करना। ये नहीं तुम वहां कपल में चले जा रहे हो, है ना, मैडम नहीं मानी तो वहां हार्ट वाट बढ़िया तीर वीर बना के चले आए वहां पर, है ना, है सोनम लव्स, है ना, सोनम लव्स फला फला, है ना, अपना नाम जो है ऐसे करके आपने हार्ट बना दिए, ये तीर वीर बना के आप चले आए। ठीक है, ऐसे नहीं बनाना, है ना, ये सब चीजें बना के नहीं आना वहां पर, है ना। पता चला इतनी बड़ी मुश्किल से तो भैया ये सब मॉन्यूमेंट जो है ये आपकी रक्षा, ये आपकी धरोहर है ना, आप पता चला ये बना के चले आए वहां पर, है ना, इससे क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो क्यों आप बर्बाद कर रहे हो? जैसे इसका मिसयूज इतना ज्यादा होता है इस फंडामेंटल ड्यूटी का कि पूछो नहीं। ठीक, जैसे भाई देखो आपसे क्या बोला गया है, आप जो है अगर आप भाई फंडामेंटल राइट है आपका कि आप अपनी बात को कह सकते हो, है ना, आप प्रदर्शन कर सकते हो सब कुछ, लेकिन प्रदर्शन क्या है, नॉन वायलेंस होना चाहिए। और आप देखिए जहां जहां प्रदर्शन होता है, जहां युवा मिलते हैं तो बस उनका प्रदर्शन क्या है, बिल्कुल उग्र होना शुरू हो जाता है। ये चीज गलत है। आप प्रदर्शन करिए,
आप सरकार को जो है अपनी बात बोलिए, अपनी बात को मनवाइए, लेकिन आप ये उग्र हुई, आप बसें जला रहे हो, आप ट्रेन फूक रहे हो, ये सारी चीजें बहुत गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट लाइक रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। ठीक है, आपकी जो नदियां हैं, तालाब हैं, है ना, और तुम्हारे फॉरेस्ट हैं, इन सब का संरक्षण करना भी आपका जिम्मेदारी है। आप कोई भी पेड़ मत काटें। ठीक है, पेड़ काटें अगर कोई ऐसी जरूरत है, कोई अगर वैसी चीज है, पेड़ काटें तो एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाएं, ताकि जो है वो बैलेंस बना रहे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम लोग जा रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे ही होगा, है ना। मतलब आप पेड़ काटते जा रहे हो तो क्या होगा, सारी वाइल्ड लाइफ जो है खत्म हो जाएगी, है ना। देखिए आप, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं, आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे आप। ठीक है, आप देखिए गौरैया आप लोग कहाँ देख पाए होंगे, है ना। गौरैया आप देखिए गांव में जाइए तो आपको मिलेगी, शहर में आपको गौरैया नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे शहरों में है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो रहा है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है, आप ह्यूमनिज्म माने मानवता का व्यवहार आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मान लो दुखी है, पीड़ित है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, रोड पर आप जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको उठाएं, उसको जो है हॉस्पिटल तक ले जाएं, नहीं है तो आप एम्बुलेंस को बुलाएं, यथासंभव जो भी मदद हो सके वो सारी चीजें आप करें। ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9th, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी है, वही चीज जो मैंने अभी बताया कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो सारी की पब्लिक प्रॉपर्टी क्या, जो सरकार के द्वारा जो बनाई गई है और जिसके जो है, जिसका अधिकार जो है सरकार संरक्षण करती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसको जो है आपको रक्षा करना है, कोई वायलेंस नहीं करना है। नंबर 10, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। आप ऐसे काम जो है करें सारे स्फीयर में, आप अपने स्फीयर में, आप जिसमें भी आप वो हैं, आप मतलब अच्छे से आप जो है आपको नॉलेज है, तो आप अपने स्फीयर में इतना बढ़िया काम करिए ताकि देश ऊंचाइयों पर जाता रहे, ताकि जो है देश के लिए आप जो है एक अच्छे नागरिक की तरह जो है आप कहलाए जाए और देश की अचीवमेंट में भागीदारी बने। ठीक है, ये तुम्हारी 10 फंडामेंटल राइट हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि 2002 जब आया तो 86 अमेंडमेंट जो है किया गया, 86 अमेंडमेंट। ठीक है, कब 2002 में क्या हुआ, इसमें जो है तुम्हारा एजुकेशन के लिए भी जो है, एजुकेशन के लिए भी इसमें बोला गया, एक अमेंडमेंट करके एक फंडामेंटल राइट और जोड़ी गई। अब हो गए टोटल क्या, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई तुम्हारी। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी। आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी जो है 86 अमेंडमेंट के बाद में 2002 में जोड़ी गई। अब टोटल कितनी हो गई, 11। एजुकेशन कौन सी है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना, ये माता पिता का ये कर्तव्य बनता है। तो ये जो है ये कर्तव्य, अब देखिए एजुकेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए आप देखिए, एजुकेशन के लिए फंडामेंटल राइट में भी दे रखा है आर्टिकल 21A में। ठीक है, आप डीपीएसपी खोलिए, आर्टिकल नंबर 45 में दे रखा है। आप देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको दे रखा है। तो आप देखिए कि सरकार जो है कितना ज्यादा तात्पर्य है एजुकेशन को लेके, और यही तोड़ है। आप समझिए, पूरी जनता, पूरे देश के उद्धार के लिए एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है, जब वो कहते हैं ना, पढ़ेगा नहीं भारत तो बढ़ेगा कैसे, है ना। तो जब पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जब पढ़ेगा तो उसको नॉलेज होगी तो उस क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर सरकारें भी जो है उनको जो है अच्छी चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये तुम्हारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं। ठीक है, और
बस इसके बाद में जो है कोई भी चीज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है इसमें, ठीक है। और बस इतनी ही चीजें इसमें थी। फंडामेंटल ड्यूटी एक क्लास में ही आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर क्लास समझ में आई है प्लीज लाइक करना, कोई भी दिक्कत है कमेंट करना, और आगे शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।